महिमा की नई नवेली बहू की मुंह दिखाई की रस्म चल रही थी। गांव की सभी औरतें बारी बारी से आकर बहू को कुछ देकर उसका चेहरा देख रही थी। अरे महिमा, बहू तो बड़ी सुंदर मिली है तुझे। अच्छा, तेरी बहू बदसूरत है क्या? सभी बहुएं सुंदर ही होती हैं। अरे ऐसा कहना पड़ता है, लेकिन सच कहूं तो मेरी बहू से भी ज्यादा सुंदर है तेरी बहू। महिमा अपनी बहू की तारीफ सुनकर खुश हो जाती है। बहू, ये हमारी गांव की बहुत सम्मानित महिला हैं, सब इनको चाची चाची कहते हैं। राधिका उनके पैर छू लेती है। तभी वहां पर गांव की दूसरी औरत शीला एक बॉक्स लेकर आ जाती है। कितनी गर्मी कर रखी है, कम से कम एक एसी ही लगवा लेती। अरे शीला, तुम कब आई शहर से? बस आपकी बहू को देखने आई हूं। इसमें क्या लेकर आई हो? इसमें पिज्जा है। ये क्या होता है? हाँ, आपको पिज्जा के बारे में नहीं पता? अरे कैसे पता होगा, पिज्जा गरीबों के लिए होता ही नहीं है, इसीलिए तो खास आपकी बहुरानी के लिए लेकर आई हूँ। ये लो, इससे पहले तो पिज्जा देखा तक नहीं होगा आप लोगों ने। मैं चलती हूँ, वरना यहाँ गर्मी में उबल कर मर जाऊंगी मैं। राधिका के हाथों में पिज्जा का बॉक्स रखकर महिमा वहां से चली जाती है। इसकी बातों को दिल पर मत लेना बहू, ये तो है ही चुड़ैल। राधिका अपनी सास से उस वक्त तो कुछ नहीं बोलती, पर रात में सुहाग रात के वक्त अपने पति से सारी बात बताती है। हम गरीबों की कोई इज्जत नहीं है क्या? अरे क्या हुआ? वो चुड़ैल हमारी बेइज्जती करके चली गई। माँ जी ने उसे कुछ भी नहीं कहा। हुआ क्या था? वो घमंडी औरत ये डब्बा देकर गई है। क्या है इसमें? इसमें पिज्जा है। इसी पिज्जा का घमंड दिखा रही थी वो। बोल रही थी तुमने तो आज तक पिज्जा देखा भी नहीं होगा। अरे छोड़ो ना, पैसे वाली औरतें होती ही घमंडी हैं। उसका घमंड जल्द ही चूर चूर करूंगी मैं। राधिका वो पिज्जा वाला डब्बा वहीं रख देती है। उसे खाती नहीं है, बल्कि खिड़की से घर के पीछे वाले खेत में फेंक देती है। अगले दिन राधिका अपनी सास के साथ बाजार में जाती है और तभी वहां पर शीला उन दोनों को देख लेती है। शीला के साथ उसकी सहेलियां भी थी। अरे अम्मा, कहाँ पैदल घूम रही हो बहू को लेकर? अरे कहीं नहीं शीला, सोचा बहू को अपने गांव की मार्केट घुमा दूं। हाँ, घुमाना ही सही रहेगा, क्योंकि अगर आपने कुछ भी खरीदा तो आपका घर बिक जाएगा। शीला अपनी सहेलियों के साथ ठहाके मार मार कर हंसने लगती है। वैसे राधिका, हाँ बोलो, तुमने वो पूरा पिज्जा खाया था या 1 महीने तक थोड़ा थोड़ा करके खाओगी? शीला अपनी सहेलियों के साथ एक बार फिर जोर जोर से हंसने लगती है। इस तरह किसी की गरीबी पर नहीं हंसते। तो तुम लोग भी अमीर बन जाओ और लोगों पर हंसो, किसने मना किया है? डॉक्टर ने तो कहा नहीं है कि गरीब ही रहो, है ना? इतना बोलकर शीला वहां से चली जाती है। रात के वक्त राधिका भगवान की मूर्ति के सामने खड़ी हो जाती है। मैंने अपनी पूरी जिंदगी गरीबी में गुजार दी, पर आज तक मुझे इससे कोई शिकायत नहीं रही, पर आज मुझे शिकायत है। अरे बहू, जल्दी से खाना लगा दे, क्या कर रही है तू? बस आ रही हूं माँ। राधिका अपनी सास के बुलाने पर वहां से चली जाती है और सबको खाना परोसने लगती है। माँ जी, कल आप मेरे साथ उस चुड़ैल के घर चलना। ये सुनते ही राधिका का पति चौंक जाता है और बोलता है, अरे राधिका, तुम कोई तंत्र मंत्र सीख रही हो क्या? ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? अरे अभी तुमने ही तो माँ से कहा कि कल उस चुड़ैल के घर चलना। आप तो कुछ करोगे नहीं, तो मुझे और सासू माँ को मिलकर ही कुछ करना पड़ेगा। अरे क्या करना पड़ेगा, मुझे भी बताओ कि आप दोनों के बीच आखिर क्या खिचड़ी पक रही है भाई? इससे पहले कि राधिका कुछ बोल पाती, उसकी सास महिमा बोल पड़ती है। अरे बेटा, वो शीला है ना, जब देखो तब बहू को गरीबी के ताने मारा करती है। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? पूरा गांव उसके घमंड से परेशान है। वो तो हर किसी को ताने मारा करती है, उसे बस इग्नोर करो, इसके अलावा कोई उपाय नहीं है। देखा माँ जी, इसीलिए तो इनको कुछ बताना नहीं चाहती थी। खैर, वो रात तो बीत जाती है, लेकिन उस रात की प्रार्थना शायद अब कबूल होने वाली थी। सुबह राधिका का पति जब काम पर चला जाता है, उसके बाद अचानक उसकी सास अपनी बहू को जोर जोर से पुकारने लगती है। बहू, अरे ओ बहू, जल्दी से घर के पीछे आजा, चमत्कार हो गया। राधिका भागकर घर के पीछे पहुंच जाती है। क्या हुआ माँ जी, अचानक यहाँ क्यों बुलाया? बेटा ये देखो, अब वो पूरा खेत पिज्जा से भरा हुआ था। हाँ, ये तो पिज्जा उगाए हैं पूरे खेत में। लेकिन ये चमत्कार आखिर हुआ कैसे? कुछ देर राधिका सोचती है, तब उसे याद आता है
कि कुछ दिनों पहले उसने वो पिज्जा खिड़की से इसी खेत में फेंक दिया था। माँ जी, वो पिज्जा घमंडी शीला ने दिया था, वो मैंने उस रात यहीं फेंक दिया था। लगता है उसी की वजह से पिज्जा की खेती हो गई। हमारी गरीबी देखकर स्वयं भगवान ने हमें आशीर्वाद दिया है, उन्हें हम पर तरस आया है। अब उस घमंडी शीला का घमंड टूटेगा। उसने कहा था ना कि हम गरीबों ने कभी पिज्जा देखा ही नहीं। आज देख लो, हमारे पास इतना पिज्जा है कि हम पूरे गांव को खिला सकते हैं। हाँ माँ जी, यही सही दिमाग लगाया आपने। पूरे गांव को हम पिज्जा खिलाएंगे, लेकिन फ्री में नहीं। मतलब भगवान ने हमें अमीर बनने का मौका दिया है, इसे हमें नहीं गंवाना चाहिए। इसके बाद दोनों सास और बहू मिलकर सारा पिज्जा इकट्ठा कर लेती हैं और जब उसका पति घर आता है तब उससे बात करने के बाद अगली सुबह से ही घर के बाहर वो लोग पिज्जा बेचना शुरू कर देते हैं। आओ आओ, मस्त पिज्जा खाओ सस्ते में। अब पिज्जा खाने शहर नहीं जाना पड़ेगा, आओ आओ। बहू, घर के बाहर तो लाइन लग जाती है। हाँ माँ जी, सुबह से शाम हो जाती है पर दूर दूर से लोग इस गांव में पिज्जा खाने के लिए आ रहे थे। उस दिन उनकी बहुत कमाई हो जाती है। माँ जी, हमारी आधी गरीबी तो आज ही खत्म हो गई। बहू, ये सब तेरी वजह से हुआ है, तू हमारे घर की लक्ष्मी है। उस दिन के बाद से सास और बहू मिलकर पिज्जा की खेती करनी शुरू कर देती हैं और कुछ ही दिनों में वो लोग मार्केट में एक रेस्टोरेंट भी खोल लेते हैं। अब उनका परिवार अमीर हो चुका था। एक रात महिमा अपनी बहू से कहती है, बहू, कल उस शीला के घर चलते हैं, उसे ढेर सारा पिज्जा गिफ्ट करके आते हैं। बहुत घमंड था ना उसे। अगले दिन सास और बहू मिलकर शीला के घर जाती हैं और उसे ट्रक भरकर पिज्जा गिफ्ट करके आती हैं। एक पिज्जा गिफ्ट करने के बाद शीला बहुत सुना रही थी। अब उसका घमंड टूटता है और सास बहू खुशी खुशी पिज्जा खेती करती हैं और खुशी खुशी रहने लगती हैं। जसमीत एक सरकारी कॉलेज में पढ़ती थी। उसके बाबूजी नरेंद्र एक कपड़ा मिल में नौकरी करते थे। जसमीत की मम्मी वर्षा घर के बराबर में ही एक होटल वाले को रोजाना के पराठे और रोटी बना कर देती थी। कुल मिलाकर घर का गुजारा हो रहा था। पर एक शाम, वर्षा, आज सुबह से ही सीने में बहुत दर्द हो रहा है, लगता है ज्यादा बढ़ रहा है। जसमीत, जल्दी आ, तेरे बाबूजी की तबीयत खराब हो रही है। बाबूजी, क्या हुआ? मैं ऑटो लेकर आती हूँ। जसमीत और वर्षा नरेंद्र को हॉस्पिटल लेकर जाती हैं। डॉक्टर नरेंद्र का ईसीजी करता है और उसमें कुछ कमियां आती हैं। अभी तो मैं कुछ दवाइयां लिख कर दे रहा हूँ। यदि इन्होंने ज्यादा अपने शरीर से काम लिया तो दिल की बीमारी भी हो सकती है और यकीनन आगे चलकर ये हानिकारक है। बाबूजी, अब आप कुछ दिन बिल्कुल काम पर नहीं जाओगे, बस घर पर आराम करोगे। पर जसमीत बेटा, अगर मैं काम पर नहीं गया तो मुझे तनख्वाह काट कर मिलेगी और मिल के मालिक मेरी जगह किसी और को नौकरी दे देंगे। पर बाबूजी, आपकी तबीयत भी ठीक नहीं रहती है, डॉक्टर ने आपको आराम करने के लिए बोला है। कुछ नहीं होगा बेटा, तू मेरी चिंता मत कर। वर्षा, मेरा रोटी का डिब्बा बांध दे, मैं चला जाता हूँ। पिछले 3 दिन से नहीं गया, इतनी छुट्टियाँ लेना मेरे लिए सही नहीं होगा। नरेंद्र काम पर चला जाता है। पर आओ नरेंद्र, इससे मिलो, ये नया वर्कर तुम्हारी जगह काम करेगा। वो ऐसा है कि मुझे पता चला है कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं रहती है, इसलिए डॉक्टर ने तुम्हें बेड रेस्ट बोला है। हमारी मिल को तो ऐसे वर्कर की जरूरत होती है जो चुस्त हो, मेहनती हो और अच्छा काम कर सके। तुम्हारी तबीयत को देखकर मुझे नहीं लगता कि तुम ज्यादा दिन मेहनत के साथ काम कर पाओगे और अचानक भगवान न करे तुम्हें कुछ हो जाता है तो बात हमारे ऊपर भी आ सकती है। तो इसलिए मैं तुम्हारा हिसाब कर रहा हूँ, तो तुम कहीं और काम ढूंढ लो। पर सर जी, एकदम से मेरा काम छूट जाएगा तो मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। ऐसा न कीजिए सर जी। नरेंद्र, मैं अपने बिजनेस के साथ कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। मुझे माफ करो। बाकी ये तुम्हारे 8 दिन के इस महीने के पैसे जो तुमने काम किया था, लो। नरेंद्र निराश होकर घर आ जाता है। वर्षा और जसमीत भी नरेंद्र से सारी बात जानकर बहुत दुखी होती हैं। नरेंद्र अब निराश और परेशान रहने लगा था। इसी कारण उसकी तबीयत और खराब रहने लगी। नरेंद्र ने चिंता में पूरी तरह बिस्तर पकड़ लिया। ये सब क्या हो गया? भगवान, ये कैसा दुखों का पहाड़ टूट गया है हमारे घर पर। मम्मी, चुप हो जाओ, प्लीज मत रो। आप ही तो मेरी और बाबूजी की हिम्मत हो। वर्षा, मेरे कारण तुम दोनों भी परेशान हो रही हो। मेरी बीमारी ने तुम्हें भी पैसों के लिए मोहताज कर दिया है। नहीं नहीं, देखो, मैं नहीं घबरा रही। अच्छा, आप दवाई ले लो और बिल्कुल चिंता मत करो। जसमीत, जा बेटा, वो दरवाजे पर होटल वाले भैया आए हैं, उनको पराठे पकड़ा दे, मैंने बनाकर रख दिए थे। भैया, अगर 2 टाइम के भी बनवाने हो तो बता देना, मैं बना दिया करूंगी। ठीक है बहन जी, मैं मालिक को बोल दूंगा। अभी तो सिर्फ दोपहर के लिए ही बोले हैं।
मम्मी, आप घर का काम, पापा की देखभाल इतना थक जाते हो, फिर 2 टाइम के होटल की रोटी और पराठे कैसे बना पाओगे? मैं कॉलेज से कुछ दिन की छुट्टी ले लेती हूँ, आपको हेल्प हो जाएगी मम्मी। नहीं जसमीत, तू पढ़ाई पर ध्यान दे। वैसे भी ये तेरा आखिरी साल है कॉलेज का, तू मेरी चिंता मत कर, मैं कर लूंगी। वर्षा दिन भर काम करके अब थक भी जाती थी। नरेंद्र की देखभाल, दवाइयाँ और घर का खर्चा सब उसी के सिर पर था। एक दोपहर जब जसमीत कॉलेज से घर आई, मम्मी ये देखो, हमारे शहर में पराठे प्रतियोगिता होने वाली है। सबसे अनोखा पराठा के नाम से जीतने वाले को 50,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। मम्मी आप इस प्रतियोगिता में ट्राई करो ना, देखना आप ही जीतोगी। जसमीत क्या बच्चों सी बातें कर रही है, मैं और प्रतियोगिता में भाग? नहीं बेटा। पर मम्मी, इस प्रतियोगिता में भाग लेने में हर्जी क्या है? ट्राई तो करो, हो सकता है आपके बनाए हुए पराठे बहुत ही पसंद आए और आप इस सबसे अनोखा पराठा प्रतियोगिता को जीत जाओ। देखो, अगर आप जीत गए तो 50,000 रुपए से बहुत कुछ कर सकते हो। मम्मी प्लीज मम्मी, आप मेरे लिए एक बार इस प्रतियोगिता में भाग लो तो सही। मैं आपका फॉर्म भर रही हूँ, आपको इस प्रतियोगिता में भाग लेना ही होगा। वर्षा, अगर जसमीत का मन है तो तुम प्रतियोगिता में भाग ले लो। जसमीत सही कह रही है। हो सकता है कि तुम प्रतियोगिता में जीत जाओ। जीतना हारना तो भगवान के हाथों में होता है, पर बिना भाग लिए हार मान लेना ये भी तो सही नहीं है ना। तुम्हें अपने हुनर को दिखाना चाहिए, छिपाना नहीं। ठीक है, अगर तुम दोनों कहते हो तो मैं इस प्रतियोगिता में भाग ले लेती हूँ। ये हुई ना बात मम्मी। पर आप कौन सा पराठा बनाओगे जिससे आप ये प्रतियोगिता जीत जाओ? ये सोचना पड़ेगा। एक्सक्यूज मी मैम, आपका पिज्जा ऑर्डर था इस पते पर? भैया वो सेम एड्रेस हमारी पीछे वाली गली में है, वहाँ का ऑर्डर होगा। हमारी बैक साइड के घर का भी यही पता है। पिज्जा का नाम सुनकर तो मम्मी मेरे मुंह में पानी आ गया। गलती से वो डिलीवरी करने वाला भैया हमारे घर पर आ गया था। मम्मी क्या आप पराठे को पिज्जा का लुक दे सकते हो? एक नए तरीके का पराठा? कोशिश कर सकती हूँ, तू मुझे पिज्जा में लगाने वाला सामान ला दे। जसमीत वर्षा को सारा सामान लाकर दे देती है। वर्षा अपनी मेहनत और कोशिश से एक पिज्जा पराठा बनाती है। मम्मी ये पिज्जा पराठा तो बहुत ही टेस्टी बना है और देखने में भी कितना सुंदर लग रहा है। मम्मी क्यों ना आप यही पिज्जा पराठा सबसे अनोखा पराठा प्रतियोगिता के लिए बनाओ। जसमीत की बात मानकर वर्षा प्रतियोगिता में पिज्जा पराठा बनाती है। प्रतियोगिता में बहुत से लोगों ने हिस्सेदारी की थी, पर वर्षा के हाथ का बना पिज्जा पराठा देखकर जज करने वाले शेफ बहुत ही चकित रह जाते हैं। दोस्तों, बहुत से पराठे देखे, पर ये पिज्जा पराठा पहली बार देखा। वर्षा जी ने इस पिज्जा पराठे पर लेयर बनाकर इसे बहुत ही खूबसूरत ढंग से प्रेजेंट किया है और खाने में भी ये बहुत ही स्वादिष्ट पराठा है। इसके लिए हम सभी जजेस की सहमति से वर्षा जी को सबसे अनोखा पराठा प्रतियोगिता की विजेता घोषित किया जाता है और ये 50,000 का नकद इनाम भी इन्हें दिया जाता है। रोहित, एक अनाउंसमेंट मुझे भी करनी है। वर्षा जी ने जिस तरह आज पिज्जा पराठा एक नए तरीके से यहाँ पर प्रस्तुत किया, ये देखकर मुझे काफी प्रसन्नता हुई है। मैं चाहता हूँ वर्षा जी मेरे साथ मेरे अपने कुकिंग टीवी शो में हिस्सा लें और मेरे शो का हिस्सा बने। इसी के साथ तालियों की गड़गड़ाहट के बीच वर्षा की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। वो अपनी बेटी जसमीत को गले से लगा लेती है। थैंक यू सर, आपने मुझे इस काबिल समझा। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। ये सब मेरी बेटी जसमीत और मेरे पति नरेंद्र की वजह से ही संभव हुआ है। इन दोनों ने ही मुझे प्रोत्साहित किया और मैंने प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। आपका लाख लाख शुक्रिया प्रभु, आपने मेरी जिंदगी को एक नया मोड़ दिया है। लव यू मम्मी। मेहनत और लगन से व्यक्ति अपने जीवन में बहुत कुछ हासिल कर सकता है और यही वर्षा ने कर दिखाया। धीरे धीरे वर्षा के पिज्जा पराठे की प्रसिद्धि दूर दूर तक फैलने लगी। पिज्जा पराठा के नाम से वर्षा ने एक नया होटल खोल लिया। साथ ही साथ टीवी शो के द्वारा वर्षा के चेहरे को नई पहचान मिली। नरेंद्र भी ये सब देखकर बहुत खुश था। धीरे धीरे उसकी तबीयत में भी सुधार आने लगा था और अब वो और जसमीत दोनों वर्षा के होटल के काम में उसका साथ देते थे। मेहनत और लगन से एक पिज्जा पराठा वाली को सफलता की ऊंचाई पर चढ़ने की नई सीढ़ी मिल गई थी।